चलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री में से ही पढ़ाने वाली हूँ। चैप्टर हमारा है जो उत्तर वैदिक काल। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 3 वीडियो अपलोड किए हैं, जो कि हमारा फर्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा है, जहां से इतिहास की शुरुआत हुई। उसके बाद हमारा प्रारंभिक नगर बसा, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, उसके बारे में हमने जो भी कंटेंट्स पढ़े वो हमारे सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा सबसे प्राचीन ग्रंथ यानी ऋग्वेद के बारे में। उसके बाद हमारे 3 ग्रंथों की रचना हुई जो कि उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी। तो इसलिए आज हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज मैं आप लोगों को प्रथम साम्राज्य जनपद यानी उत्तर वैदिक काल के बारे में बताऊं। तो चलिए फटाफट से, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को सीटेट एग्जाम का बहुत ही अच्छा डायरेक्शन मिलने वाला है। अगर सच में आप लोग हाई स्कोर से क्वालिफाई करना चाहते हो तो मेरे वीडियो को फॉलो करते रहो, और जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसको याद करते रहो, सीखते रहो। अगर सीखने और याद करने की बात करें तो जो हमारा इतिहास है उसमें टाइम, नाम, ये सब डेट, ये सब जो है वो समझने से भी ज्यादा याद करने की बात है। तो उस सहूलियत से मैं आप लोगों को हमारे इतिहास की शुरुआत जहां से हुई वो एक एक करके मैं आप लोगों को बताते जा रही हूँ, ताकि आप लोगों को सब कुछ का टाइम याद हो जाए। इससे पहले हमने बात किया था 3500 वर्ष पूर्व अपने ऋग्वेद जो हमारा प्राचीन ग्रंथ है उस काल का। अब 500 के बाद यानी 3000 वर्ष पहले हमारा फिर उसके बाद हमारा उत्तर वैदिक काल आया। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो इस तरह से हमारा लाइन वाइज जो है टाइम पीरियड्स भी आते जा रहा है, और हम अपने काल यानी जो हमारा इतिहास का विकास होते जा रहा है, साम्राज्य आते जा रहे हैं, ये सब आते जा रहे हैं। तो वो भी हम पढ़ते जाएंगे किस किस तरह से हमारा इतिहास आगे बढ़ा है। तो चलिए आज बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल जो है हमारा, उसमें पहले ये हम बात करते हैं टाइम की। तो आज से हम उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व उसका समय काल माना जाता है, यानी 3000 वर्ष पहले। अब हम बात करें कि उत्तर वैदिक काल में 3 ग्रंथों की रचना हुई थी, और उन 3 ग्रंथों की रचना पुरोहितों ने की थी। तो वो 3 ग्रंथ है हमारा सामवेद, सेकंड यजुर्वेद एंड थर्ड अथर्ववेद। फर्स्ट अगर हम सामवेद की बात करें तो जो सामवेद की जो विशेषताएं बोल सकते हैं हम कि सामवेद की क्या विशेषताएं हैं। सामवेद एक हमारा प्राचीन ग्रंथ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, और इस सामवेद में को गायन वेद भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी मंत्र, प्रार्थनाएं, सूक्तियां हैं ये सभी को गा के पढ़ा जाता है। और गा के पढ़ने से अगर हम बात करें तो इसमें इसका एक और उद्देश्य है हमारे सामवेद का, कि ऋग्वेद के मंत्रों को गाने के उद्देश्य से इस सामवेद की रचना की गई थी। यानी ऋग्वेद का जो भी मंत्र था उसको हम गा के पढ़ सके, उस उद्देश्य से इस सामवेद की रचना की गई थी। अब जहां तक है ये गायन वेद था, तो गायन वेद होने की वजह से इस ग्रंथ को सबसे संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त हुआ था ये हमारे सामवेद को। और इसमें 1810 छंद पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा सामवेद का विशेषता है। अब हम बात करेंगे सेकंड यानी हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद को हम बोल सकते हैं कि यजुर्वेद में धर्म, कर्म, कांड, पूजा पाठ ये सब चीज की व्याख्या की गई थी। यज्ञ करने की विधियों का वर्णन किया गया है हमारे यजुर्वेद में। यानी इस तरह से पता चल रहा है कि इसमें पूजा पाठ, धर्म, कर्म, कांड सब कुछ का व्याख्या किया गया था हमारे यजुर्वेद में। तो इस नाम से हम यजुर्वेद को जान सकते हैं। अब यजुर्वेद की रचना की बात करें, यानी किस भाषा शैली में इसकी रचना की गई थी, तो गद्यात्मक और पद्यात्मक शैली में, यानी दोनों शैली में इस यजुर्वेद की रचना की गई थी। पद्यात्मक की बात करें यानी पद, यानी जिसको कविता, संगीत गा के इस तरह से हमारा पद में रचना किया गया था जो हमारा है यजुर्वेद का। पद की यानी इस तरह से पता चल रहा है कि कविता, यानी कविता को सजाने के लिए हमारा भरपूर अलंकार का उपयोग होता है। तो यहाँ तक हमारा पद हुआ। और हम गद्य की बात करें तो कहानी, नाटक, उपन्यास और बुक्स ये सब के बारे में हम बात कर देंगे। तो हमारा गद्य और पद दोनों शैली में यजुर्वेद की रचना हुई है। और गद्य में जब बात करें तो गद्य में कोई अलंकार का यूज नहीं होता है, उसको सजाने के लिए कोई अलंकार की जरूरत नहीं होती है। ये हम गद्य और पद के बारे में अगर हम हिंदी चैप्टर से जब भी मैं आप लोगों की तैयारी कराऊंगी तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर यजुर्वेद के पाठक को, यानी जो इसका पाठ करता था, उसको क्या बोलते थे, तो उसको अथर्वयु बोलते थे। यहाँ पे मैंने नोट किया है। और यजुर्वेद के 40 अध्याय हैं। अब हम लास्ट एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अथर्ववेद की बात करें तो इसमें आयुर्वेद चिकित्सा, रोग निवारण के रूप में जादू टोना बोल सकते हैं, और इसमें शल्य चिकित्सक, मृत्यु के उपाय
और भी हमारे हैं कि राष्ट्र भाषा की महिमा का वर्णन, ये इस अथर्ववेद के अंतर्गत किया गया था। चलिए अभी बात करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या की व्याख्या की गई है। तो आयुर्वेद, चिकित्सा, रोग निवारण, जादू टोना, राष्ट्र भाषा की महिमा, रोग निवारण के रूप में भी जादू टोना का भी ऐसा बताया गया था कि जादू टोना रोग निवारण के रूप में उपयोग हो सकता है। तो जो हमारा अथर्ववेद है वो अंधविश्वासों और परंपराओं का चित्रण है, यानी कुछ अंधविश्वासों, जैसे मैंने कि बताया कि जादू टोना का भी रोग निवारण के रूप में उपयोग का व्याख्या उस ग्रंथ में किया गया है। तो वही हम बोले हैं कि अंधविश्वासों और परंपराओं का चित्रण इस अथर्ववेद में किया गया था। तो और आयुर्वेद जो कि आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचिए ये आयुर्वेद चिकित्सा का जो व्याख्या है वो हमारे अथर्ववेद से ही हो चुका था। तो अब हम इसकी बात करें सूक्तियों की और मंत्रों की, तो 731 सूक्त हमारे अथर्ववेद में है और 6000 मंत्र है हमारे अथर्ववेद में, यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है। और हमारे अथर्ववेद का 20 अध्याय है। और जो अथर्ववेद की रचयिता की बात करें, यानी अथर्ववेद की रचना जिसने की, तो वो हमारा है अथर्वा ऋषि ने, यानी अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ब्राह्मण ग्रंथ की भी रचना उत्तर वैदिक काल में की गई थी। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किस उद्देश्य से की गई थी? तो संहिताओं के कर्मकांड की व्याख्या के लिए की गई थी। और इसकी भाषा शैली जो है वो गद्य शैली में लिखी गई है हमारे ब्राह्मण ग्रंथ का। ब्राह्मण ग्रंथ में 8 मंडल और 5 अध्याय हैं। और जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। और राज्य अभिषेक के नियम जो हमारे हैं वो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ में ही प्राप्त होता है, राज्य अभिषेक के नियम। तो इतनी विशेषताएं या इतना हमारे जो नॉलेज है ब्राह्मण ग्रंथ के लिए वो हमारा काफी है। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड पॉइंट की, यानी वर्ण व्यवस्था की। तो जो वर्ण व्यवस्था है वो हमारा यहाँ पे देखिए वर्ण व्यवस्था, जो हमारा वर्ण व्यवस्था है वो हमारा उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ था। और उसको वर्ण व्यवस्था का जो विकास किया था वो ब्राह्मणों ने किया था। और वर्ण व्यवस्था क्या है? तो वर्ण व्यवस्था जो है वो वर्गों का विभाजन किया गया था, यानी मनुष्यों को उनके कर्म और कार्य के आधार पे वर्णों के अंतर्गत रखा जाता था। अब ये वर्ण जो है हमारा है, पहला है ब्राह्मण वर्ग, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है एंड फोर्थ शूद्र। तो जो ये चारों हमारे वर्ग हैं ये हमारे कौन कौन से मनुष्य को उसके अंतर्गत रखा जाता था। तो इससे पहले जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि उस टाइम पे जो भी मनुष्य होते थे वो शूद्र में पैदा होते थे, उनका कोई भी वर्ण बांटा नहीं जाता था। लेकिन जब वो जन्म लेने के बाद जो भी वो काम में बोलते हैं कि जो भी वो कौशल में आगे होते थे, जो कौशल उनको आता था, जो कार्य आता था, जिस तरह का वो कर्म करते थे, उसके आधार पे उनको उस वर्ग के अंतर्गत बांट दिया जाता था या शामिल कर दिया जाता था या उस वर्ग के अंतर्गत रख दिया जाता था। यानी पैदा होते थे शूद्र में, लेकिन पैदा होने के बाद उनका वर्ग डिसाइड होता था कि वो किस वर्ग में जाएंगे, यानी जन्म से ये वर्ग उनका डिसाइड होके नहीं आता था। तो चलिए हमारा ब्राह्मण वर्ग के अंतर्गत किन लोगों को रखा जाता था, किस चीज में वो कौशल प्राप्त करते थे कि उनको ब्राह्मण वर्ग के अंतर्गत रखा जाता था, क्या उनको ऐसे काम आता था? तो उनको वेद का पठन करने वाले को और यज्ञ करने वाले को, यानी पूजा पाठ करते थे, जो वेद का पठन कर पाते थे, जिनको वेद का पाठ करने आता था और जिनको यज्ञ करने आता था, जिनको पूजा पाठ करने आता था, उनको ब्राह्मण वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। और क्षत्रिय वर्ग, यानी क्षत्रिय वर्ग की बात करें तो इसमें शासन वर्ग, यानी जो शासन करते थे, जो राजा महाराजा होते थे और जो युद्ध करने योग्य होते थे, यानी जो ताकतवर होते थे, जो स्ट्रांग होते थे, वो युद्ध भी कर लेते थे। और युद्ध करने के दौरान क्या करते थे, वो अपनी प्रजा की रक्षा भी करते थे, यानी लोगों की रक्षा भी करते थे। तो उनको क्षत्रिय वर्ग के अंतर्गत रखा जाता था, जो इस काम में कौशल प्राप्त किए रहते थे, जिनको ये काम आता था उनको क्षत्रिय के अंतर्गत रखा जाता था। अब वैसे की बात करें तो जिनको कृषि आता था, जो जिनका जीवन यापन करने का कार्य, जो पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, उद्योग करते थे, यानी बिजनेस करते थे, उनको वैश्य के अंतर्गत रखा जाता था। अब शूद्र की बात करते हैं अपने चौथे वर्ग की, तो जो उद्योग में और कला क्षेत्र में आगे थे, यानी जिनको कला का कार्य आता था, यानी जो शिल्पकार होते थे और जो उद्योग करते थे, उनको शूद्र के अंतर्गत रखा जाता था। तो यहाँ पे मेरे कहने का ये पर्पस है कि हर इंसान को हर कला नहीं आ सकता है। जिस इंसानों को उस टाइम पे जो कला आती थी उनको उस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता था। अब हम बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की, यानी उपनिषद की। तो उपनिषद की रचना हमारे उत्तर वैदिक काल में हो चुका था, उपनिषदों की। तो ये उपनिषद हमारे 3000
वर्ष पहले किया गया था, यानी उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे 3000 वर्ष पहले। तो जो उपनिषद है इसकी जो संख्या है वो टोटल 200 है उपनिषदों की संख्या। लेकिन हम उस 200 उपनिषदों के बारे में जानना नहीं जानेंगे, बस हम इतना ही जानेंगे जो उसका मुख्य उपनिषद है उसको 13 काउंट किया गया, यानी 13 उपनिषदों को मुख्य माना गया है। तो यहाँ पे मैंने नोट किया है कि उपनिषदों की संख्या 13 है। और उपनिषद जो है वो हमारा प्राचीन ग्रंथ है, जो कि उत्तर वैदिक काल में जिस ग्रंथ की वो रचना हुई थी वो हिंदू धार्मिक ग्रंथ है, और वो उसको श्रोता ग्रंथ भी बोलते हैं। श्रोता ग्रंथ इसलिए बोलते हैं कि जो भी हमारे वेदों की रचना हुई थी, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो इन वेदों की व्याख्या करने के लिए इन वेदों को छोटे छोटे रूप में उन उपनिषदों के अंदर डाला गया था, और उसको गुरु जो होते थे वो पढ़ते थे और शिष्य सुनते थे, यानी इसको श्रोता ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता था, उसी को हम उपनिषद बोलते हैं। तो उपनिषद की विशेषता की बात करें तो गुरु और शिष्य के वार्तालाप की चर्चा इसमें की गई है, यानी गुरु जो होते थे उसके समीप शिष्य बैठते थे। तो इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। तो गुरु के समीप बैठ के हम उन मंत्रों को सुनते थे जो उपनिषद में वेदों की मंत्रों को व्याख्या की गई है। अब हम बात करेंगे कि जो उपनिषद का विकास, और भी ज्यादा विकास बहुत सारे लोगों ने किया था, लेकिन जो उसमें सबसे प्रसिद्ध नाम है वो हमारा है शंकराचार्य का नाम, यानी शंकराचार्य प्रसिद्ध विचारों का विकास किया है शंकराचार्य ने, यानी उपनिषदों के विचारों का और भी ज्यादा विकास शंकराचार्य ने किया था। अब हम बात करें कि जब ये उपनिषद का सभा का आयोग होता था तो उसमें कौन कौन से लोग शामिल हो सकते थे। तो उसमें राजा शामिल हो सकते थे, पुरुष वर्ग के लोग शामिल हो सकते थे और ब्राह्मण वर्ग के लोग शामिल हो सकते थे। लेकिन जो शामिल नहीं हो सकती थी वो कौन थी, तो वो महिला का वहां पे जो एंट्री है वहां पे मना था, यानी महिला वो सभा में नहीं जा सकती थी, उपनिषद को नहीं सुन सकती थी। लेकिन जो गार्गी नाम की महिला थी उसने इतिहास को चेंज किया, और वो प्रथम ऐसी महिला थी जो उपनिषद में शामिल हुई थी और स्त्रियों की विचारधाराओं को आगे बढ़ाई थी, स्त्रियों के महत्व को बताई थी और स्त्रियों की विचारधाराओं को आगे बढ़ाई थी। गार्गी नाम की महिला जो थी वो प्रथम महिला थी जो उपनिषद में की सभा में शामिल हुई थी। तो इस तरह से हमारा उपनिषद का टॉपिक भी कंप्लीट होता है, जितना आप लोगों को जानना चाहिए। अब हम बात करेंगे जनपद की। तो जैसा कि जनपद को हम बोल सकते हैं राज्य, जो राज्य की तरह बोल सकते हैं कि उस टाइम पे हमारा उत्तर वैदिक काल में 22 जनपद का विकास हो गया था, यानी उस 22 जनपद का जो विकास हो गया था, तो जनपद में राजा बनने की प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी थी, यानी जनपद में राजा भी बनने लगे थे जनपद के अंतर्गत। तो उस टाइम पे 22 जनपद का विकास हो गया था हमारे उत्तर वैदिक काल में। तो उस 22 जनपद के अंतर्गत हम जो जनपद के मुख्य साक्ष्य हैं हमारे, यानी मुख्य यानी इंपॉर्टेंट साक्ष्य की अगर हम बात करें तो दिल्ली का पुराना किला हमारे मुख्य साक्ष्य के अंतर्गत आता है। यूपी का हस्तिनापुर जो हमारा मेरठ में स्थित है, और तीसरा हमारा है एंटा के पास अंतरजी खेड़ा जो कि हमारा यूपी में स्थित है। ये हमारा जनपद का मुख्य साक्ष्य है, 3 साक्ष्य है। तो यहाँ तक हमारा जो भी है उत्तर वैदिक काल के बारे में वो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, जितना आप लोगों को कंटेंट जानना चाहिए। अब आप लोगों के लिए मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जब भी लेके आऊंगी उसको भी आप लोग ध्यान से देखना। नेक्स्ट वीडियो में हम अगर हिस्ट्री से लेके आते हैं तो उसमें महाजनपद के बारे में पढ़ाएंगे। यहाँ तो हमारा जनपद का विकास हुआ था उत्तर वैदिक काल में जो 22 थे। अब महाजनपद हम 16 वर्गों में बांटे हैं, जो कि मगध बोल सकते हैं, वज्जी बोल सकते हैं, इस तरह का हमारा जनपद है। ये सब प्रमुख जनपद है, और इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये सब के बारे में भी हम उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी मैं नेक्स्ट लेके आऊंगी हमारा नेक्स्ट चैप्टर हिस्ट्री से यही रहेगा। और आज आप लोग इतना उत्तर वैदिक काल को ध्यान से पढ़ो, इसको सभी कुछ नोट करो। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और सीटेट की तैयारी करना शुरू कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।